Hello students, this video is on the topic scalar and vector, and this is lecture number 2, theoretical video. So listen to it carefully and try to understand the concept. First we'll discuss what is scalar quantity. तो scalar quantity क्या होते हैं कि it is that quantity which can be expressed in terms of magnitude only. सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी और चीज जैसे कि डायरेक्शन वगैरह कोई जरूरी नहीं है. तो यहां पर मैंने लिखा है इसलिए कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डायरेक्शन हैज नो रेलेवेंस व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ स्केलर क्वांटिटी. अब ये जो स्केलर क्वांटिटी का जो डेफिनेशन है ना, इसमें हम यूज कर रहे हैं एक वर्ड मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? तो हमें पता है कि क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? क्लास 6 में हमने पढ़ा था. फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड. तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मान लो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड. तो अगर कोई ये पूछता है कि हाउ मच इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, तो हाउ मच इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, ये जो हाउ मच है वर्ड मैंने फ्रेज यूज किया, दिस हाउ मच का जो आंसर आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड. अगर कोई ये पूछे व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो वो जो हाइट का जो मैग्नीट्यूड है वो पूछा जा रहा है. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसका जो आंसर आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइट. हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम योर होम, ये जो हाउ फार का जो आंसर आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल. समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड का मतलब? तो मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स हाउ मच. इस हाउ मच का जो आंसर है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. जैसे अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, तो वन प्रोबेबल आंसर इज, मान लो किसी ने आंसर दिया 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसका मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस इज द मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक नंबर है और एक यूनिट है. तो मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड अ प्रॉपर यूनिट. तो नंबर एंड यूनिट इससे मिलकर मैग्नीट्यूड बनता है. तो जैसे कि अब देखते हैं देयर आर वेरियस यूनिट्स अवेलेबल. तो जैसे ये डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर का यूनिट, लेकिन ये बता सकते टेम्परेचर का एक दूसरा यूनिट क्या है? हाँ, टेम्परेचर का एक दूसरा यूनिट भी हम लोगों ने पढ़ा है जो कि है केल्विन. एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन. तो इस केल्विन स्केल में इसी टेम्परेचर को लिखा जा सकता है. हमें पता है कैसे कन्वर्ट होता है, 273 ऐड करना होता है केल्विन में ले जाने के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? 300 केल्विन. तो देखो एपरेंटली देखने से अलग अलग लग रहा है. ये 27 डिग्री सेल्सियस है और ये 300 डिग्री. नंबर चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया. तो नंबर चेंज होने से और यूनिट चेंज होने से, दोनों अगर एक साथ चेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए. जैसे कि यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस का जो मैग्नीट्यूड है 300 केल्विन का भी वही मैग्नीट्यूड है. तो नंबर और यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है. तो सिमिलरली मान लो हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, तो वन प्रोबेबल आंसर मे बी 4 किलोमीटर. ठीक है, तो इसमें भी देखो एक नंबर है और एक यूनिट है. अब कोई जो है ना इसी डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकता है 4000 मीटर. देखो नंबर चेंज हो गया, यहां पर 4 है, यहां पर 4000 हो गया, यहां पर किलोमीटर है, मीटर हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया. बट
ये जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, क्या ये दोनों अलग है? नहीं, ये सेम है। तो अगर प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट किया जाए तो हमें देखने में नंबर और यूनिट अलग दिखेंगे, बट मैग्नीट्यूड इज द सेम। तो मतलब नंबर और यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलते हैं आगे। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड यूजिंग सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो देखो, दो स्केलर क्वांटिटी, उसको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमें याद रखना होगा। दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड तो कर सकते हैं, दो स्केलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यह बहुत जरूरी है कि वो दोनों स्केलर क्वांटिटी सेम नेचर का हो। मतलब जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक डिस्टेंस हो गया मान लो 4 किलोमीटर, एक दूसरा डिस्टेंस 8 किलोमीटर। तो ये दोनों ही डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, तो नेचर सेम है। तो 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर ऐड किया जा सकता है। लेकिन नेचर अगर अलग है, जैसे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और एक दूसरा स्केलर क्वांटिटी ले लेता हूं 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो हो गया 20 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, और ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस और टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते। ये बात हमें याद रखना है कि सेम टाइप के स्केलर क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है अगर जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्या है? डिस्टेंस, और हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले लोअर क्लासेस में कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दोनों अलग अलग नेचर का स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया स्पीड और एक हो गया टाइम। दोनों तो सेम नेचर का नहीं है, लेकिन स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन में दो अलग अलग नेचर के स्केलर क्वांटिटी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सेम नेचर के होंगे। अब आगे यहां पर मैंने लिखा है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड। ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई है, इसमें कौन से लॉज ऑफ अलजेब्रा यूज होगा? सिंपल, जो हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इसमें जो अलजेब्रा हमने पढ़ा है उसको हम कहते हैं सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। उसमें जो भी हमने फॉर्मूला और लॉज पढ़े हैं। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि यस्टरडेज टेम्परेचर was 20 डिग्री सेल्सियस एंड टुडेज टेम्परेचर इज 20.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही तो टेम्परेचर है, सेम नेचर का है। तो फाइंड द डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस एंड 20.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम नेचर का है इसलिए। एक और देखते हैं। आयुष moves 1 kilometer towards north and then he turns right and walks through a distance of 300 meter। तो मान लो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आयुष इधर वॉक करके गया और फिर he turns towards right। ये कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों डिस्टेंस, तो दोनों ही तो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस है और 300 मीटर भी डिस्टेंस है। तो अगर दोनों को, अब किलोमीटर मीटर अलग अलग है, तो 300 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.3 किलोमीटर होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.3 किलोमीटर। तो इन दोनों डिस्टेंस को 1 किलोमीटर और 0.3 किलोमीटर को अब ऐड किया जा सकता है क्योंकि दे आर ऑफ सेम नेचर। तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.3 किलोमीटर। ठीक है, सेम नेचर का है, ऐड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैंने क्या डिस्कस किया है? मैंने ये बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा, मान लो 3 into 4 मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कितना आंसर आएगा? 4। 3 into 4 करेंगे तो 12 आएगा। अब मान लो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, 4 into 3, विल द आंसर बी सेम? सेम आंसर। तो सिंपल जो लॉज ऑफ अलजेब्रा है इसमें 3 into 4 और 4 into 3 दोनों एक जैसा होता है। और चूंकि स्केलर
सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड को पहले रखूं, टाइम को बाद में रखूं, जो आंसर आएगा डिस्टेंस को, अगर मैं टाइम को पहले लेता हूं और बाद में स्पीड को रखता हूं तो आंसर वही आएगा। ठीक है, 3 into 4, 4 into 3, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 12। तो सेम आंसर, क्योंकि ये सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। अब हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। दिस वेक्टर क्वांटिटी कैन आल्सो बी मेजर्ड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। विदाउट डायरेक्शन वेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which needs both its magnitude and direction for its complete description. Without direction, a vector cannot be expressed uniquely. ठीक है, डायरेक्शन नहीं है तो हम यूनिकली किसी गिवन वेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर कोई बॉल है, मैं अगर फ्रॉम लेफ्ट से फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, है ना, तो हमने सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस बॉल पर हमें दिखेगा कौन से डायरेक्शन में, द बॉल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन मतलब जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, टुवर्ड्स राइट। अब देखो इसी बॉल पर अगर मैं फोर्स, सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट अप्लाई करी, डायरेक्शन अलग हो गया, तो जो इस 2 न्यूटन फोर्स का जो इफेक्ट है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में बॉल का मोशन इधर होगा, तो दोनों ही 2 न्यूटन का फोर्स, ये वाला और ये वाला दोनों ही 2 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन दोनों फोर्स का इफेक्ट अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग फोर्स। तो डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डायरेक्शन पर इफेक्ट डिपेंड करेगा कि उसका इफेक्ट क्या होगा। नाउ वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉर देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमने स्केलर में देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉलो हो रहा था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑर्डिनरी लॉज को यूज नहीं करना है। उस जगह पर हमें वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा, जो हम लोग डिटेल में हर क्लास में जाके पढ़ेंगे, तो वो लॉज अप्लाई होंगे। तो हाउ डज वेक्टर अलजेब्रा डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? तो देखते हैं। मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का। अब इसी ऑब्जेक्ट पर एक अनदर फोर्स मैं अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, इसके लिए इन दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे, देखो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसका भी इधर डायरेक्शन है, इसका भी इधर सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसमें इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा 5 न्यूटन। लेकिन पता है, सेम फोर्सेस व्हेन एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मान लो ये 2 न्यूटन ऐसे लग रहा है और 3 न्यूटन फोर्स इस तरह से आ रहा है, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 5 न्यूटन, क्योंकि वेक्टर में दोनों फोर्स का जो एडिशन है उसके लिए सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करने से नहीं मिलता है, उसके लिए एक स्पेशल अनदर लॉ
ऑफ अलजेब्रा, जिसको हम वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा कहते हैं, वो अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा एडिशन के लिए मान लो दो फोर्सेस है, इसको मैं F1 लिखता हूं और इसको F2 लिखता हूं, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए एक रूल है जो रिजल्टेंट फोर्स है F नेट, ये हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट। ऐसा एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा हमें मिलता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई अगर करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन, जैसे इस सिचुएशन में इस फॉर्मूला से 5 न्यूटन निकल के आएगा, और ये यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री। इस सिचुएशन में अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 5 न्यूटन, इट विल डिफर, है ना। तो जैसे अगर मैं निकालूं यहाँ पर कितना आएगा इस सेकंड सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू दिस F1 कितना है 2 न्यूटन, तो 2 स्क्वायर। अब ये F2 स्क्वायर F2 कितना है 3, तो 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 9, सो इट विल बी रूट 13 न्यूटन। तो वेक्टर अलजेब्रा से अलग आंसर निकल के आता है, हमेशा 5 न्यूटन नहीं होगा, इट मे हैव सम अदर वैल्यू आल्सो। Few examples of vector quantities are displacement, velocity, acceleration, force, momentum। ये सारी चीज हम क्लास 9 में पढ़ेंगे इन टर्म्स के बारे में। इम्पल्स, फिर क्लास 10th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दीज आर फ्यू वेक्टर क्वांटिटीज, हमें याद रखना है इन क्वांटिटीज को। अब एक क्वेश्चन है, तो हमने क्या देखा कि स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही जरूरी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि हमें पता है कि करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर एक सर्किट बनाते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो होते हुए फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो व्हाई इज देन करंट कंसीडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो डायरेक्शन तो है, तो फिर भी करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी में होने से ही वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को भी फॉलो करे, जबकि करंट वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मान लो ये 3 एम्पियर करंट इस पाथ से फ्लो होकर आया और यहाँ पर एक दूसरा ऐसे वायर यहाँ पर मीट कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होकर आया। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो जो फाइनली इस ब्रांच से ये जो फ्लो होकर निकल जाएगा वो क्या होगा 3 + 2 5 एम्पियर। 3 एम्पियर और 2 एम्पियर ये इनकमिंग करंट है इस जंक्शन में, और ये जो इस जंक्शन से ये जो आउटगोइंग करंट है ये क्या हो जाएगा 3 + 2 ऐड करने से 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब अगर इस एंगल को चेंज करूं तो भी हमेशा इस वाले पाथ में 5 एम्पियर ही रहेगा। हमें पता है अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। अभी फॉर्मूला लिखा था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा एंगल उसका स्क्वायर रूट किया था, तो वह एंगल पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पर करंट चाहे ये 45 डिग्री का हो चाहे ये 90 डिग्री में फ्लो होके आए, 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, फाइनली जो करंट यहाँ से फ्लो होके निकलेगा दैट विल बी 5 एम्पियर ओनली। तो मतलब ये ऑलरेडी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है हमेशा, तो इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी।